नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दिल्ली से बड़ी खबर है। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में सीएम रायपुर पहुंचेंगे। रविवार को सीएम दिल्ली गए थे कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के लिए। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी को बुलाने का कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे सीएम। अब दिल्ली से निकल चुके हैं। कुछ ही समय बाद रायपुर रवाना हो जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस मुख्यालय में सत्याग्रह के बाद सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के मंत्री विधायकों के साथ ही राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई। राहुल गांधी ने सभी राज्यों के नेताओं के साथ अलग अलग फोटो खिंचवाई। न्यूज 18 से सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 27 जून को सभी विधानसभा में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ। सर, आज आपने यहाँ पे आए, राहुल गांधी के साथ फोटोग्राफ भी हुए और राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में कहा है कि मैं जब ईडी में था तो अकेला नहीं था, मेरे साथ पूरे कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ताओं का जज्बा उनके साथ है, यही वजह है कि सरकार दबाव में आ गई, उनको अब ईडी से आज पेशी में छूट मिली। उनके पास कोई सवाल ही नहीं था, जितना है वो सब चेक में ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें कोई एक पैसा ले नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। दे सकते हैं वहाँ जाओ, लेकिन ले कोई निकाल नहीं सकता, कोई तनख्वाह नहीं ले सकता, उसमें खर्चा नहीं कर सकता। और उसमें मनी है ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ हो गया? और फिर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ तो ईडी का क्या काम? एफआईआर कहीं नहीं हुआ तो ईडी कैसे घुस गई? सवाल तो इस बात का है। दूसरी बात यह है कि राहुल जी ने जो बात कही कि ईडी का मामला बहुत छोटा है, मुख्य बात है देश की सीमा की सुरक्षा, देश के नौजवानों के भविष्य, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। और 27 तारीख को सभी विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन होगा। कल सोनिया गांधी को भी बुला रखा था, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने मना कर दिया। तो क्या लगता है कि सर ये सरकार अब ये मामला दब जाएगा? राहुल को आज नहीं बुलाया, कल सोनिया गांधी भी नहीं जाएंगी, तो सब आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है सत्याग्रह, उससे दबाव में है सरकार? मैं ये नहीं कहता कि वो दबाव में नहीं है, लेकिन वो किसी स्तर पे जाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान अग्निपथ जो योजना है सर, उसको लेके सरकार अभी तक कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हम भर्ती करेंगे, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, अगले महीने से भर्ती है, और आप लोगों कह रहे हैं कि इसे वापस लो। इसमें क्या रहेगा? भूमि अधिग्रहण बिल उसको वापस लेना पड़ा, 3 काले कानून उनको वापस लेना पड़ा है। पहले तो वो किसानों के साथ किसानों के हितों को कुठाराघात किया, अब जवानों के हितों को कुठाराघात कर रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इसलिए तैयार करते हैं, प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर दौड़ इसलिए कराते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे, देश की सीमा की सुरक्षा करेंगे और हमारे हितों की रक्षा होगी। लेकिन 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, मुँह छुगी नहीं होगी जवानों की। 21 साल 17 साल में भर्ती होंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि 21 साल में कोई रिटायर हो जाए और रिटायर करेंगे। और उसके बाद क्या है, विजय वर्गीय कार्यालय में चपरासी के नौकर रखेंगे। खट्टर साहब वो बोलते हैं सबको नौकरी देंगे, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वहीं। और अभी तक के कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दे दी है जी इन 4 साल के अग्निवीर को आप नौकरी देंगे और सबको नौकरी देने का आप गारंटी दे रहे हैं, तो फिर आरक्षण नियमों को क्या होगा? सर, एक अंतिम सवाल, संघर्ष लंबा चलेगा अभी? ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि ये अग्निपथ योजना वापस नहीं ले लेते। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि अभी संघर्ष लंबा है और लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ कासमी, न्यूज़ 18। सीएम भूपेश बघेल के फोन टैपिंग वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल घबराए हुए हैं। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ के मजदूर परेशान है, यहाँ के किसान परेशान हैं। यहाँ पर खाद पर्याप्त मात्रा में है पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ब्लैक मार्केट में बिक रही है। तो जो उनके गलत काम हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे गलत काम उजागर हो रहे हैं और उससे वो डरे हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालात ये है, आप किसी से भी अधिकारी से बात करेंगे, नेता से बात करेंगे, सामान्य फोन में कोई बात करना नहीं चाहते।
मुख्यमंत्री के डर के मारे कि यहाँ पर लगता है कि मुख्यमंत्री टैप करा रहे हैं, तो अधिकारी भी सहमे हुए हैं और राजनीतिक दल के लोग भी। तो शायद इस बात का इजहार वो केंद्र के ऊपर डालना चाहते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र को टैप कराने की आवश्यकता क्या है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल देखा गया, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। लेकिन जमीनी स्तर पर इस योजना को लेकर युवाओं को कितनी जानकारी है, न्यूज 18 की टीम ने ये जानने की कोशिश की। आखिर इस योजना को युवा कितना जानते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के देश में कहीं समर्थन तो कहीं विरोध का माहौल है, और विरोध भी ऐसा कि कई जगह हिंसा हुई, उपद्रव हुए, पत्थरबाजी हुई और ट्रेन तक फूंके गए। और इस बीच थल सेना और वायु सेना का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा इस योजना को लेकर के कितना अवेयर है, कितना इस योजना को समझ चुका है, या फिर हम युवाओं से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अग्निपथ और अग्निवीरों के बारे में उनकी क्या राय है। अग्निपथ योजना के बारे में, अग्निपथ क्या है? कभी भी अग्निपथ नाम सुना है? नाम सुने अग्निपथ? नाम जरूर सुना हूँ, एक मूवी सुना था मैं भी, अग्निपथ के बारे में क्या है? अग्निपथ अभी जो आर्मी से हो रहा है ना, वही वाला बस सुना हूँ मैं भी, उतना हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। अग्निपथ के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है। मतलब देश भर में पूरा बवाल चल रहा है। कुछ नहीं बोल सको भाई फिलहाल अभी। अग्निपथ जैसे कि अग्निपथ के बारे में सुना नहीं है? नहीं सुना है, नाम बस सुना है बस। पता है अग्निपथ क्या है? जी अभी वो आर्मी जैसे भर्ती लिए हैं, चार साल के लिए जो में जाते हैं, वही अग्निपथ। नहीं पता, नहीं पता। अभी देश भर में चल रहा है आंदोलन, सुना है उसके बारे में? यस सर सुना है। क्या पता है? ये 4 साल के लिए जॉब आर्मी वालों के लिए, बस इसका विरोध हो रहा है क्योंकि युवाओं को ज़्यादा टाइम के लिए जॉब चाहिए। लॉन्च हुआ है, अभी पता नहीं चल पाया है अभी उस बारे में उतना। बाकी ये योजना तो सही लग रहा है। अग्नि ये एक जिसके जो नौजवान है, बच्चे हैं, टीनेजर्स, उनके लिए 17 साल से 21 साल के तक जिनका उम्र है, उनको आर्मी में रिक्रूटमेंट करने के लिए ये एग्ज़ाम होगा। पूरा नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। अग्निपथ के बारे में पूछ रहे, बता देना। नहीं बता भैया, किसी से पूछो, इतना तो नहीं पता। पता है अग्निवीर, अग्निपथ जान रहे हैं उसके बारे में, अभी पूरा अच्छे से पहले जान लो, उसके बाद भरेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर एक टर्म के लिए ना इलेक्शन लड़ते हैं और उनको ना पूरी ज़िंदगी भर तक, जब तक वो मरते नहीं उनको तब तक ना पेंशन दिया जाता है। यही चीज़ ना हम सोल्जर्स अगर हम 4 साल के लिए जाएंगे तो हमारी 4 साल के बाद जॉब की क्या सिक्योरिटी है। तो आपने सुना कि किसी के लिए अग्निपथ महज एक बॉलीवुड की फिल्म है, तो किसी के लिए करियर का बेटर ऑप्शन। तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस योजना का विरोध भी किया। लेकिन सरकार का ये मकसद है कि इस योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचे, यूथ तक खासकर ये पूरी जानकारी पहुंचे, योजना का प्रचार प्रसार हो। लेकिन सही ढंग से अब तक यूथ तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है। बहुत सारे युवाओं से हमने बात की, और अब क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि योजना की पूरी डिटेल यूथ तक पहुंचे और खुद युवा इस बात का फैसला करे कि उन्हें अग्निपथ के रास्ते पर चलना है या नहीं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। स्कूल खुल गए हैं, बच्चों से गुलजार हैं, लेकिन जिन बसों में सवार होकर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और स्कूल से घर लौट रहे हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, इसकी जांच जरूरी है। ऐसे में रायपुर के सड़कों पर आज यातायात विभाग और आरटीओ ने फिटनेस की जांच के लिए खास अभियान चलाया, ताकि सड़कों पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पिछले 2 साल से कोरोना ने बच्चों को घरों में कैद कर रखा था। तब से पीली पीली स्कूल बसें भी सड़कों पर नजर नहीं आती थी। लेकिन अब जबकि स्कूल बच्चों से गुलजार होने लगे हैं, तो बच्चों की स्कूल बसें भी सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि 2 साल बाद जब ये बसें सड़कों पर आई हैं, तो कितनी फिट हैं और गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है। इसकी जांच के लिए खुद डीएसपी संतोष ठाकुर सड़कों पर उतरे।
वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विगत 2 वर्षों से स्कूल बसों की फिटनेस की जांच नहीं हो सकी थी। अब आप देख लीजिए, यातायात विभाग बसों की जांच कर रहा है। डीएसपी सतीश ठाकुर खुद यहां पर मौके पर हैं और जो यातायात की टीम है वो यहां पर मौके पर मौजूद है और जांच कर रही है। और आप देख सकते हैं बसों की परमिट की जाँच की जा रही है। सुबह सुबह सड़कों से होकर गुजरने वाली स्कूल बसों को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। गाड़ी की परमिट से लेकर उन तमाम 16 बिंदुओं के आधार पर फिटनेस की जांच की गई, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बसों को लेकर तय कर रखी है। जैसे स्कूल बसें पूरी तरह फिट होनी चाहिए, स्कूल बस चलाने के लिए अनुभवी ड्राइवर ही होने चाहिए, अलग से एग्जिट गेट, फायर टूल, फर्स्ट एड किट अनिवार्य होनी चाहिए। हमारे बीच सतीश ठाकुर सर हैं मौजूद। सर बताएंगे किस तरह की जांच हो रही है पूरी? अभी स्कूल खुल गया है और जो स्कूल बस चल रही है उसका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं। 16 बिंदु की गाइडलाइन है उसका हम लोग चेक कर रहे हैं और जो लाइसेंस होना चाहिए उसको चेक कर रहे हैं और जो नॉर्म्स है उसको पालन किया जा रहा है कि उसको चेक कर रहे हैं, ताकि जो गाइडलाइन होना चाहिए और जो नियम होना चाहिए उसका पालन बस वाले भी करें, बस के स्कूल संचालक भी करें। तो आज सरप्राइज चेकिंग की गई है यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग के द्वारा और ये लगातार हम लोग चेकिंग करेंगे और समझाइश भी दे रहे हैं जो कमियां हैं उसको शीघ्र ही दूर कर लें। सीसीटीवी वगैरह की भी जांच हो जाएगी, फर्स्ट एड है या नहीं है? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें 16 बिंदु की गाइडलाइन है, उसमें सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जाली लगा होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और इसके अलावा स्पीड गॉर्नर लगा हुआ होना चाहिए और बच्चों के बैग रखने के लिए जगह होना चाहिए, एग्जिट का गेट होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है कि नहीं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। और वाहन जो अनुभवी वाहन चालक है या नहीं ये प्रमुख होता है और जिस तरह से बसों में जो नंबर है वो है या नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो कांटेक्ट कर सकते। हाँ, उसके लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हम लोग इनको दे रहे हैं और जो इमरजेंसी डोर होता है वो डोर है कि नहीं है, बच्चों को उसकी जानकारी है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं और उसका पालन जरूर करें। बिल्कुल, आगे और भी जारी रहेगी कार्रवाई। हाँ, निश्चित रूप से अभी स्कूल खुला हुआ है, 16 तारीख से स्कूल खुला है और लगातार हम लोग इसका अभियान करेंगे, सरप्राइज चेकिंग भी करेंगे और वो जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए समय भी देंगे। तो निश्चित रूप से जो गाइडलाइन है उसका पालन सभी करें। यातायात विभाग की इस फिटनेस चेकिंग में कई स्कूलों की बसें पूरी तरह फिट पाई गईं, तो कई बसों में खामियां। इसीलिए यातायात विभाग ने समय समय पर इस तरह की फिटनेस जांच का फैसला लिया है, ताकि सड़कों पर आपके मासूमों की जिंदगी महफूज रहे। यातायात विभाग की ये जो टीम है जो संयुक्त रूप से जांच कर रही है, विगत 2 वर्षों से कोविड के चलते स्कूलों के पट बंद थे, इसलिए फिटनेस की जांच नहीं हो सकी थी। लेकिन अब यातायात और परिवहन विभाग ने मुस्तैदी के साथ जो है जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। राजधानी रायपुर में हुई एक अनोखी शादी इन दिनों काफी चर्चा में है। जिन्होंने शादी कराई उनका दावा है कि राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसी शादी नहीं हुई है। तो क्या है इस शादी में खास जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। 7 फेरे ले रहे ये दंपत्ति हैं मीनाक्षी और लकी श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों ना तो बोल सकती हैं और ना ही सुन सकते हैं। राजधानी रायपुर के कोपलवाणी संस्था में ये शादी हुई है। इसकी वजह है 23 साल की मूक बधिर वधू मीनाक्षी अनाथ है और वो इसी संस्था में रह रही थी, जहां से उसे जिंदगी का वो मुकाम मिल गया जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। से मैंने ही ये स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि मीनाक्षी जो है उसका परिवार नहीं था। काफ़ी 7-8 सालों से वो कभी नारी निकेतन में, कभी बालिका गृह में, कभी धमतरी के मूक बधिर विद्यालय में, ऐसे उसका जीवन निकल रहा था। और लास्ट 5 इयर्स से वो कोपलवाणी संस्था में आई हुई थी। तो उस बच्ची को सांकेतिक भाषा भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो बता नहीं पा रही थी कि उसका घर कहाँ पे है। हमने काफ़ी प्रयास किया। लास्ट में उसने साइन लैंग्वेज के माध्यम से कम अपनी अभिव्यक्ति करना यहाँ पे सीखा और 9th-10th की एग्जाम्स यहाँ से क्लियर किए। पद्मजा शर्मा के प्रयास से मीनाक्षी के हाथों में न सिर्फ मेहंदी लगी बल्कि उसे उसके सपनों का परिवार मिल गया। उसकी कमी वो सालों से महसूस कर रही थी।
हमने उनकी लड़के वालों की बुआ को ये प्रस्ताव रखा कि यदि आप इस बच्ची को अपनाते हैं तो इस बच्ची को जीवन भर के लिए एक परिवार मिल जाएगा जिसके लिए तरस रही है। और उनकी बुआ जी ने भी थोड़ा सा समय लिया, फिर कहा कि भाई लड़के को भी लड़की पसंद आ गई। और क्योंकि दोनों ही मूक बधिर बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति जब होती है तो हम और आप जैसे एक दूसरे से बात करके विचारों के आदान प्रदान करके हम खुशी महसूस करते हैं। उसी तरह से मूक बधिर बच्चों को भी जब सांकेतिक भाषा उनकी जो होती है उसको समझने वाला व्यक्ति उनको जीवन साथी के रूप में मिल जाता है तो इससे बेहतर उनके लिए और कुछ नहीं होता है। बिन माँ बाप के बेटी की ये शादी ना सिर्फ धूमधाम से हुई बल्कि इसमें परंपरा और रीति रिवाज का भी ख्याल रखा गया, उसे निभाने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ तक कि योग दिवस में शादी होने के चलते वरमाला वीरभद्रासन मुद्रा में कराई गई। एक चीज़ और थी, दो बहुत अच्छी चीज़ें थी क्योंकि योगा डे था उस दिन, तो योगा डे होने की वजह से हमने जो वीरभद्रासन होता है उस पोज में जयमाला करवाई गई है इन बच्चों की। और एक चीज़ और कि ये बच्चे जब विवाह स्थल में बैठते हैं तो पंडित जी जो बोल रहे होते हैं वो उनको सुनाई नहीं देता है, तो उसमें भी हमारी तरफ से ये पहल की गई कि जो 7 वचन हैं या जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने के लिए हैं जिसको सुन के आज भी हम लोग भी खुश हो जाते हैं, पुरानी शादी हो गई उसके बाद भी, तो ऐसी चीज़ें इन बच्चों को भी पता होना चाहिए। तो मैं खुद वहाँ पे खड़े होके पूरे 7 वचन और सब चीज़ों को साइन लैंग्वेज में हमने उनको बताया कि पंडित जी ये बोल रहे हैं और तुमको इसको मानना है। वैसे तो ये शादी अपने आप में अनोखी है, लेकिन इस शादी की एक और खासियत है जिसकी हर जगह सराहना हो रही है। 3 दिन की इस शादी समारोह में एक भी प्लास्टिक के सामान का उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने आस एक सेवा टोली है वो भी हमारी इस मुहिम से जुड़े थे और उन्होंने कहा कि मैडम इस विवाह में क्योंकि ये दिव्यांगों का विवाह है तो हम इसमें नो प्लास्टिक की थीम ज़रूर रखना चाहेंगे। और उनका प्रस्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने उसी थीम पे वर्क किया। पूरे 3 दिन के कार्यक्रम, मेहंदी, संगीत और विवाह, इसमें कहीं पे भी प्लास्टिक हमने यूज़ नहीं किया। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं। मीनाक्षी की जोड़ी भले ही आसमान में बनी हो, लेकिन धरती के कुछ भले लोगों ने मानवता के धर्म को निभाकर इस शादी को बेहद खूबसूरत बना दिया। एक बेघर बेटी की बेरंग सी जिंदगी में वो सब रंग भर दिए जिसे पाना हर लड़की की चाहत होती है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, रायपुर। बिलासपुर में अब जन समस्याओं का समाधान एक ऐप से हो सकेगा। इसके लिए ऐसे ऐप का शुभारंभ किया गया है जिसकी मदद से एक आम आदमी अपनी समस्या को अधिकारियों तक पहुंचा पाएगा। ऐप बनाने वाले सनत राम का कहना है कि ऐप में लगातार अधिकारियों का नंबर और उनसे जुड़ी कार्य का डिटेल डाला जा रहा है और आने वाले समय में पिछड़े इलाकों में रहने वाले आम जनों को इस ऐप के जरिए शासकीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। शुभारंभ के मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मौजूद रहे। आज जो लॉन्चिंग हुआ है, मैं पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूं कि ये बिलासपुर में बहुत अच्छा एक प्रयास कि महानगरों में जाकर के हम जिस प्रकार से सोशल मीडिया के लिए हम प्रयास करते हैं, अपने शहर में और अपने बीच का लड़का यदि करे तो प्रसन्नता होती है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, पूरे टीम को बधाई देता हूं। निश्चित रूप से आज के समय में कि हाथ में मोबाइल, अब तो पेपर भी लोग पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल से ई-पेपर पढ़ लेते हैं। और ऐसे समय में जो लॉन्चिंग हुआ है कि खास करके हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए अपराध, लगातार चोरियां, आगजनी की घटनाएं और अवैध नशों का कारोबार फल फूल रहा है। इसके साथ में चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या आपके अनेक प्रकार के सड़कों के गड्ढों की समस्या हो, इन समस्याओं को लेकर के ऑफिस तक जाना और जाकर के आवेदन देना, ये टालते टालते समस्याएं बढ़ती रहती है। इस ऐप में सारे चीज़ों को शामिल किया गया है। हमको इसको निचले स्तर के लोगों को देखते हुए इसका इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि वो किसी से अपना बात कह नहीं पाते हैं लेकिन अपनी समस्या को अपने आसपास में बता सकते हैं। तो इसको हम लोग उसी को देखते हुए ये आइडिया आया और उस समस्या को हम जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचाने के लिए ये काम किया।
छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी कड़ी में आज बलरामपुर, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। बात करें बलरामपुर की तो यहां हल्की बारिश के साथ ही तेज आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। यहां अंग्रेजी माध्यम स्कूल की टीन शेड की बनी छड़ उड़ गई और वहीं कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। इसके अलावा वारफनगर विकासखंड में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं जांजगीर चांपा में भी सुबह से मौसम का मिजाज बदला नजर आया। यहां सुबह से रुक रुक कर लगातार बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी। तो वहीं बिलासपुर के आसमान में काले बादल छाए रहे। यहां भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मुंगेली में बारिश के बाद जहरीले सांप निकलने के मामले बढ़ने लगे हैं। जिले के तेली कामी गांव के घर में 4 फीट लंबा सांप मिला। एक जहरीले सांप को एक युवक ने पकड़ा और गांव के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। हालांकि सांप के इस रेस्क्यू में भारी लापरवाही देखने को मिली। खुद सांप को पकड़ने की गलती युवक पर भारी पड़ सकती थी। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।